नाइन्थ इंग्लिश एक और। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारी मेन कोर्स बुक में सबसे पहले नंबर की पोयम, पोयम 1, जिसका नाम है द ब्रुक। क्या नाम है? पोयम का नाम क्या है? पोयम का नाम है द ब्रुक। ब्रुक का मतलब क्या होता है? देखो पोयम तो मैं बाद में बताऊंगा, मैं एक जनरल बात बताता हूं। ब्रुक जो शब्द होता है ना, एक छोटी नदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ छोटी नदी? जैसा कि तुमने एसएसटी में ज्योग्राफी में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि छोटी छोटी नदी मिलकर बड़ी नदी बनती है। मैं ज्योग्राफी की बातें ज्यादा तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट है ही नहीं, मुझे अभी फिलहाल इंग्लिश पढ़ानी है। तो छोटी नदी से ही क्या बनती है? बड़ी नदी बनती है। तो जब तक एक छोटी नदी का सफर होता है ना, छोटी नदी का सफर का क्या मतलब है कि पानी बह बहकर कहां से जा रहा है। कभी वो पथरीले रास्ते से जा रहा है, कभी वो पानी जंगल से होता हुआ जा रहा है, कभी वो पानी किसी शहर से होता हुआ जा रहा है, कभी वो पानी किसी गांव से होता हुआ जा रहा है, कभी उस पानी पर पक्षी उड़ रहे हैं, कभी उस पानी से पक्षी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। मतलब एक छोटी नदी का जो सफर होता है ना, कि वो कहां से चलती है और कहां को चलती है, कहां से आ रही है और कहां को जा रही है, वो सारा इस कवि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने हमारी पोयम के अंदर लिखकर बता दिया। एक छोटी नदी का कैसा सफर होता है, कहां से उस नदी की शुरुआत होती है और कहां पर वो बड़ी नदी में जाकर मिलती है, तो वो सारी बातें कवि ने इस पोयम के अंदर लिखकर बता दी है। ठीक है, तो देखो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम देखेंगे इस पोयम की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा आइडिया बता दिया है कि यहां पर द ब्रुक में हमें पढ़ना क्या है। तो ब्रुक के अंदर क्या है? ब्रुक के अंदर एक नदी का कैसा सफर होता है वो हमें पढ़ना है। और यहां पर बार बार नदी अपने बारे में बताएगी। नदी क्या बताएगी? नदी अपने बारे में बताएगी कि मैं जंगलों से होती हुई गुजरती हूं, मैं पथरीले रास्ते से होती हुई गुजरती हूं, मैं गांव से होती हुई गुजरती हूं, मैं बड़ी नदी में जाकर मिलती हूं, मेरे ऊपर पक्षी उड़ते हैं, मेरे ऊपर तो पक्षी प्यास बुझाते हैं मेरे पानी से। तो क्या नदी बोलती है? नदी नहीं बोलती। नदी के नाम पर यहां पर कौन बोलेगा? नदी के नाम पर यहां पर कौन बोलेगा? पोएट। यानी कि यहां पर जिस ब्रुक की बात हो रही है ना, वो ब्रुक कौन है? यहां पर ब्रुक एक छोटी नदी है और वो छोटी नदी किस नाम से बोलेगी? बार बार पोएट के नाम से। बेसिकली पोएट अपने बारे में नदी के नाम से बता रहा है, तो वो नदी को बोल रहा है बार बार। ठीक है, तो ब्रुक जब यहां पर पोएट बोलेगा ना, तो समझ लेना वो कौन बोल रही है? नदी। नदी अपने बारे में बता रही है। मुझे बताओ नदी का सफर कैसा होता है? नदी का सफर लंबा होता है, छोटा होता है, किन रास्तों से होकर गुजर रहा है, ये नदी से बेहतर क्या कोई जान सकता है? ये बात नदी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो नदी अपने बारे में बता रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तो तुम मुझे अपने बारे में बहुत अच्छे से बताओगे ना। मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं बता सकता जितना ज्यादा तुम बताओगे मुझे अपने बारे में। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अपने बारे में बता सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो यहां पर कौन बताने की कोशिश कर रही है? ब्रुक। और ब्रुक बोलती नहीं है, तो ब्रुक की जगह कौन बोल रहा है? ब्रुक की जगह पोएट बोल रहा है, कवि बोल रहा है। समझ रहे हो? तो तुम सोच रहे होंगे क्या अजीब सी बात मैं बोल रहा हूं, तो भाई पोएट है, क्या करे, है ना। इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस पोयम द ब्रुक इज बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये पोएट का नाम है भाई, इंडियन पोएट नहीं है ये फॉरेन पोएट है। अब ये पता नहीं कौन से देश का है, लेकिन है ये फॉरेन, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा होगा। विदेशी कवि है ये, हमारे देश का कवि नहीं है ये। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इस पोएम को लिखने वाला। ठीक है, अगर कोई शब्द ऐसा होता है जहां पर तुम्हें उस शब्द की हिंदी लिखने की जरूरत है, तो उस शब्द की हिंदी लिख लिया करो। द पोएट स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ ब्रुक। यहां पर कवि बोलता है किसकी आवाज में? ब्रुक की आवाज में। मतलब जब जब कवि बोलेगा तो समझ लेना कौन बोल रही है, किसकी आवाज है वो आवाज है ब्रुक की। वो किसकी आवाज है? नदी की। वो किसकी आवाज है? छोटी नदी की। एक छोटी लहर, एक छोटी पानी की लहर। ठीक है, तो यहां पर कवि बोलता है किसकी आवाज में बोलता है? ब्रुक की आवाज में बोलता है। और अ स्मॉल स्ट्रीम। स्मॉल स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? स्मॉल का मतलब होता हुआ छोटी, और स्ट्रीम मतलब धारा। तो यहां पर छोटी धारा की आवाज में कौन बोल रहा है? पोएट बोल रहा है। बोल पोएट रहा है, लेकिन क्या मानकर चल रहे हैं कि वो कौन बोल रही है? नदी बोल रही है। देखो नदी बोलती नहीं है, नदी बोलती नहीं है, तभी तो पोएम लिखी गई है ताकि पोएट बोल सके। एंड टेल अस, और हमें बताती है, अबाउट द जर्नी। किसके बारे में? जर्नी के बारे में, कि उसकी जर्नी कहां से आती है और कहां को जाती है, उसकी जर्नी कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है। अबाउट द जर्नी, तो वो अपनी जर्नी के बारे में बताती है।
goes through to finally merge with the river, और बाद में वो किसके साथ मिल जाती है? मर्ज का मतलब होता है मिल जाना, मर्ज का मतलब होता है जुड़ जाना, तो वो किसके साथ मिल जाती है? नदी के साथ। अभी ये नदी नहीं है, देखो ब्रुक का मतलब होता है छोटी नदी, लेकिन छोटी नदी तो तुम बोलो ही बोलो, छोटी नदी के साथ साथ तुम ये बोल दो कोई छोटी धारा, बहता हुआ पानी। ये बहता हुआ पानी कहां पर जाकर मिलेगा? नदी के अंदर, और नदी का मतलब बड़ी नदी। छोटी नदी का पानी बड़ी नदी के साथ जाकर क्या हो जाता है? मर्ज हो जाता है। मर्ज का मतलब होता है मिल जाना, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 12 स्टैंजास। इस पोएम में टोटल कितने स्टैंजा हैं? 12, मतलब कि अच्छी पोएम है और बड़ी पोएम है। तो इस पोएम को डिवाइड किया गया है 12 स्टैंजास में। द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा इज ए बी ए बी। अब तुम सोच रहे होंगे ये क्या चीज होती है राइम स्कीम? अगर किसी बच्चे को ये मालूम है राइम स्कीम क्या होती है, अच्छी बात है। और अगर किसी बच्चे को मालूम नहीं है कि राइम स्कीम कैसे पता चलती है और राइम स्कीम का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखो, अभी ये लिखा हुआ है राइम स्कीम ए बी ए बी। अभी तो इसको सिर्फ पढ़ लो कि राइम स्कीम क्या है इस पोएम की, ए बी ए बी। इस पोएम की राइम स्कीम अभी फिलहाल क्या है? ए बी ए बी। सिर्फ इतनी सी बात याद रख लो, ठीक है। बाकी ये कैसे निकलती है और इसका क्या मतलब होता है, ये मैं तभी समझा सकता हूं जब हमारे पास स्टैंजा होंगे, ठीक है। तो अभी जब हम इस पोएम के स्टैंजा करेंगे ना, तब देख लेंगे राइम स्कीम के बारे में, लेकिन तब तक के लिए याद रखना कि इस पोएम की राइम स्कीम ए बी है, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को पहले से ही मालूम है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन दोबारा से समझ लेना, है ना, दोबारा से समझने में क्या जा रहा है। आगे देखते हैं, द पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ब्रुक। ये जो पोएम है ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? ब्रुक की। मुझे बताओ, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, ठीक है। तो उसकी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है किसके बारे में होती है? उसके बारे में होती है ना। अब यहां पर ये ऑटोबायोग्राफी किसके बारे में? ब्रुक के बारे में। ब्रुक मतलब छोटी नदी, कि छोटी नदी का जीवन कैसा होता है, छोटी नदी की शुरुआत कहां से होती है, छोटी नदी कहां से होती हुई जाती है, छोटी नदी का पूरा जीवन कैसा होता है, वो इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर, इस पोएम के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए इस पोएम को क्या बोला जा रहा है? द पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ब्रुक। ये ब्रुक की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी। जीवनी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, मतलब उसका जीवन। द नरेटर इज द ब्रुक इटसेल्फ। और यहां पर जो लेखक है, मतलब कि जो पोएट है, वो ब्रुक खुद है। यहां पर बार बार बोलेगा पोएट, लेकिन किसके नाम पर बोलेगा? ब्रुक के नाम पर। पूरी पोएम किसने लिखी? पोएट ने लिखी। सारे शब्द कौन लिख रहा है? पोएट लिख रहा है। सारी बातें कौन कर रहा है? पोएट कर रहा है, लेकिन किसका नाम लेकर? नदी का नाम लेकर। हरकत सारी कभी कर रहा है, लेकिन नाम किसका आएगा? ब्रुक का। फंसेगी कौन? ब्रुक। समझ में आ रहा है ना। अब पोएम की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। द ब्रुक comes from the places which are frequently visited by the water birds। ये कह रहा है कि जो ब्रुक होती है वो कहां से आती है? तो ब्रुक ऐसे स्थान से आती है, ऐसी जगह से आती है जहां पर ज्यादातर पानी वाले पक्षी, वाटर बर्ड्स का मतलब क्या होता है? तुम्हें मालूम है ना, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिन्हें पानी बहुत पसंद होता है या फिर पानी के आसपास रहते हैं, जैसे कि बगुला, है ना, बगुला, बत्तख वगैरह हो गई, हंस वगैरह हो गए, है ना, ये सब चीजें पानी को पसंद कर, सांप भी होते हैं वैसे तो, खैर भाई, है ना, लेकिन यहाँ पर फिलहाल पक्षी की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि जो ब्रुक है उसकी शुरुआत कहां से होती है? ब्रुक ऐसी जगह से आती है जहां पर ज्यादातर पानी वाले पक्षी विजिट करते हैं। अब दो एग्जांपल लिख रखे हैं पानी वाले पक्षी के, जैसे कि कूट। अब तुम कहोगे ये पक्षी तो हमने नहीं सुना, कूट क्या होता है? तो भाई अभी दुनिया में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो तुमने सुने भी नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो होते नहीं है। कूट भी एक पक्षी होता है, मैं थोड़ा दिखा देता हूं। तो देखो इस तरह का ये पक्षी होता है कूट। अक्सर पानी की सतह पर या पानी के आसपास उड़ता रहता है, ये पानी पर भी तैरने की कोशिश करता है। एंड हेरोन, हेरोन तो सुना होगा, हेरोन बोलते हैं इसको, कुछ लोग हीरोन भी बोलते हैं, हीरोन, ठीक है। इसको हिंदी में बगुला बोलते हैं। तो देखो इस तरह का होता है, थोड़ी सी लंबी गर्दन होती है, बगुला बोलते हैं इसको। तो ये वो पक्षी होते हैं, उड़ते भी हैं, पानी की सतह पर भी रहते हैं। पानी में ना कभी कभी छोटे मोटे कीड़े, छोटी मोटी मछली वगैरह होती है, उसको भी खा लेते हैं ये, ठीक है। तो ये इस जगह से आती है ब्रुक। इट इमर्जेस सडनली फ्लो डाउन अ वैली। फिर ये कह रहा है कि वो अचानक से निकलती है
एंड फ्लो डाउन अ वैली, और घाटी से गिरती है। घाटी होती है ना, छोटी छोटी हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियां, घाटियों से पानी का गिरना, है ना। तो छोटी छोटी घाटियों से ये गिरती है विद अ लॉट ऑफ नॉइज, खूब शोर मचाते हुए। मुझे बताओ, जब पानी ऊपर से गिरेगा झरने की तरह, तो क्या शोर नहीं मचेगा? तो तुम समझ रहे होंगे कि भाई पानी कैसे बहकर आ रहा है। मैंने पहले ही बताया है, पूरी की पूरी जर्नी किसकी है? एक छोटी नदी की जर्नी है, एक छोटी नदी की यात्रा है, कि उसकी यात्रा कैसे शुरुआत होती है, कहां से आती है और कहां को जाती है। तो लॉट ऑफ नॉइज, खूब शोर मचाते हुए ये घाटी से गिरती है। वैली का मतलब होता है घाटी। इट हरीज डाउन द हिल्स, फिर छोटी पहाड़ियों से गिरती है। एंड स्लिप्स बाय द रिजेस। रिजेस क्या होता है? देखो, जो माउंटेन्स होते हैं, छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती हैं, उन पहाड़ियों के अंदर है ना कुछ लकीरें सी बनी हुई होती हैं, इस तरह से, ऐसे, इस तरह की कुछ पहाड़ी। मतलब मैं पूरा ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर नहीं बनाकर दिखा रहा, और ना मुझे ज्योग्राफी की नॉलेज है, ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रख लो, पहाड़ियों के बीच में, हिल्स के बीच में ये जो लाइनें होती हैं ना, ये लाइनें, छोटी छोटी बारीक बारीक जो लाइनें होती हैं, उन लाइनों को बोला जाता है रिजेस। उन लाइनों को क्या बोला जाता है? रिजेस। और इन्हीं रिजेस में से ये नदी बहकर आगे बढ़ती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगर रिजिस समझ में आ रहा है अच्छी बात है, और अगर रिजिस समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ज्योग्राफी का पार्ट है वो। अब सिंपल भाषा में इतना समझ लो कि नदी पहाड़ियों पर से कहीं से होकर गुजरती है, जिस जगह से होकर गुजरती है ना, उस जगह को बोला जाता है रिजिस। तो रिजिस मतलब ऐसा एरिया जहां पर थोड़ा सा इस तरह का होता है, ढलान सा, तो नीचे से होकर, है ना। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, क्योंकि भाई ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है ज्योग्राफी। कुल मिलाकर हमें तो ये देखना है कि नदी कौन कौन से रास्ते से होकर गुजरती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। ड्यूरिंग इट्स जर्नी इट पासेस बाय 30 हिल्स, 20 विलेजेस, 50 ब्रिजेस एंड अ लिटिल टाउन। बताओ, अपनी यात्रा के दौरान ये पूरे 30 पहाड़ियों से, 30 पहाड़ियों से, 20 गांव से, और 50 ब्रिजेस से, और एक छोटे गांव से होकर गुजरती है। अंदाजा लगा लो भाई कितना लंबा सफर तय करती है। अगर इतना पैदल तुम चल लो ना, तो अगले दिन चलने लायक नहीं रहोगे। सीखो नदी से कुछ, है ना। कभी चले हो इतना लंबा? बताओ, 30 पहाड़ियों से गिरना, 20 गांव से, 20 विलेजेस, और 50 ब्रिजेस से, और अ लिटिल टाउन। बताओ। इट देन फ्लो बाय फिलिप फार्म, और फिर ये कहां कहां पर बहती है? ये बहती है फिलिप फार्म। फार्म का मतलब होता है खेत वगैरह, और फिलिप जगह है ये, तो फिलिप फार्म से होकर ये बहना शुरू करती है। एंड जॉइंस द ब्रीमिंग रिवर। ब्रीमिंग रिवर का मतलब होता है बड़ी नदी। बाद में किस में जाकर मिलती है? बाद में मिलती है बड़ी नदी में जाकर। बाद में किस में जाकर मिलती है? बड़ी नदी में, ब्रीमिंग रिवर। जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस ऑफ मैन कम एंड डाई। ये क्या कह रहा है? एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। आदमी आता है, आदमी जाता है ना। मतलब कि आदमी का जन्म होता है और आदमी का मरण होता है, लेकिन बट इट फ्लो फॉर एवर, लेकिन यह हमेशा बहती रहती है। बताओ, क्या नदी का जीवन रुक जाएगा? इंसान आएगा दुनिया में, इंसान जाएगा दुनिया से, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हवा को कोई फर्क नहीं पड़ता, सूरज की किरण को कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया चलती है, चलती रहेगी, सूरज की किरणें आती हैं, आती रहेगी, पानी नदी के अंदर बहता है, बहता रहेगा। यही बात लिखी हुई है, देखो। जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस ऑफ मैन कम एंड डाई। पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी आएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी जाएगा। हमारे दादाजी हैं, दादाजी के फिर बेटे आए हमारे पापा, फिर पापा के हम बेटे, फिर हमारे बच्चे, फिर हमारे बच्चों के बच्चे, है ना। हम लोग आएंगे, हम लोग जाएंगे, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता नदी के पानी को। ये बहती थी, बहती है और बहती रहेगी। इसका जीवन ऐसा चलता है, चलता था, चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट देखते हैं। द ब्रुक मेक्स स्ट्रेंज एंड लाउड नॉइजेस। तो कभी कभी ये जो नदी है ब्रुक, ये बहुत ही अजीब सी, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, और लाउड का मतलब होता है भारी, तो कभी कभी बहुत अजीब सा और बहुत ही भारी शोर मचाती है। एज इट फ्लो ओवर स्टोनी पाथ। स्टोनी का मतलब होता है पथरीला, और पाथ का मतलब होता है रास्ता। तुमने देखा होगा ना, कभी कभी छोटी नदी ऐसे रास्ते से होकर गुजरती है जहां पर पत्थर वगैरह बहुत होते हैं, गोल गोल पत्थर होते हैं ना। तो कभी कभी ये नदी जो है पथरीले रास्ते से होकर गुजरती है, चट्टानों से होकर गुजरती है, रॉक्स
कहते नहीं है लेट्स रॉक्स। तो चट्टानों से होकर गुजरती है ये नदी, और जब ये चट्टानों से होकर गुजरती है, पथरीले रास्ते से होकर गुजरती है, तो ये बहुत ही अजीब सा शोर मचाती है। समटाइम्स इट्स वाटर मूव्स इन स्पाइरल, कभी कभी इसका पानी घुमावदार हो जाता है। घुमावदार कैसा हो जाता है, तुमने देखा होगा पानी के अंदर है ना गोलदारा सा बना हुआ होता है, कहीं कहीं पर छोटी छोटी नदियों के अंदर पानी का गोलदारा सा बना हुआ होता है, घूम कर जा रहा होता है पानी, ऐसे यूं जा रहा होता है पानी, है ना, स्पाइरल। तो कभी कभी इसका पानी कैसे घूमता है, स्पाइरल होकर घूमता है। इट गेट्स एंग्री एज इट मेक्स मैनी कर्व्स ऑन इट्स बैंक्स एंड फैलो फील्ड्स, और कभी कभी इसके किनारे पर और फैलो फील्ड्स पर, फैलो फील्ड्स का मतलब अभी मैं बताता हूं फैलो फील्ड्स, ये देखो इमेज में इस तरह के फैलो फील्ड्स होते हैं। फैलो फील्ड्स का मतलब होता है सामने की तरफ कुछ आ जाना। तो कभी कभी क्या होता है, बहती नदी के अंदर कुछ बड़ा सा उसके सामने आ जाता है ना, तो पानी उससे टकराता है, तो इसको गुस्सा आ जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, तुम पैदल चल रहे हो और सामने से कोई आके तुम्हें रोक ले, ऐसे गुस्सा आएगा ना। तो जब नदी के सामने कुछ आ जाता है ना, जिसको फैलो फील्ड्स कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फैलो फील्ड्स। तो जब नदी के सामने कुछ आ जाता है तो नदी का पानी उससे टकराता है। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है, गुस्सा आने का मतलब ये नहीं कि नदी गुस्सा कर रही है। पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे हम लोगों को गुस्सा आता है ना, हमें कोई रोक दे बीच में, ऐसे नदी को भी गुस्सा आता है जब उसको कोई रोक देता है बीच में। आगे की पोयम हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्क्रीन पर तुम्हें नोट्स दिखाई दे रहा है, और हम जो कर रहे थे वो थी बेसिकली एक्सप्लेनेशन, और उसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे अब। तो देखते हैं, हमें जो स्टार्ट करना है, आई थिंक 4th पॉइंट से स्टार्ट करना है। इट ऑल्सो पासिस विद नॉइजेस बाय मैनी प्लेसेस। नॉइजेस का मतलब होता है शोर मचाते हुए, वो गुजरती है, पासिस का मतलब है गुजरना, वो गुजरती है शोर मचाते हुए बाय मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों से। और इतनी सारी जगहों से वो नदी गुजरती है, हमने अभी बात करी। फेरी फॉरलैंड्स, फेरी का मतलब होता है आकर्षक, मतलब मजेदार। और फॉरलैंड्स कैसे होते हैं, फॉरलैंड्स में दिखा देता हूँ। देखो इस तरह से फॉरलैंड्स होते हैं, नदियों के बीच में बने हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे और कभी कभी फूल वगैरह, इस तरह की जगहें जो होती हैं नदी के बीचों बीच। ये तो कोई ब्रुक नहीं है, ब्रुक तो छोटी नदी होती है, और ये नदी तो अच्छी खासी है, तुम देख सकते हो कितनी बड़ी नदी है ये। तो ये तो ब्रुक नहीं है, लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल दिखाया है ये फॉरलैंड का एग्जांपल है, इसे कहते हैं फॉरलैंड, जो नदियों के बीचों बीच इस तरह से बना हुआ होता है। घूमने लायक जगहें होती हैं ये बेसिकली, मतलब यहाँ पर घूमा जा सकता है फॉरलैंड में। ये देखो ये एक दूसरा फॉरलैंड है, अच्छे खासे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, और देखो ये भी नदी के बीचों बीच बना हुआ है। नेचुरली इस तरह से ये होता है, इसी को ही फॉरलैंड कहते हैं। तो देखो वो गुजरती है शोर मचाते हुए कई सारी जगहों से, और फेरी फॉरलैंड्स कहाँ से होकर गुजरती है, फॉरलैंड्स। कवर्ड विद विलो वीड, जिस पर क्या कवर्ड होते हैं, विलो वीड। विलो वीड का मतलब होता है ऐसे फल फूल, ऐसे ऐसी घास टाइप की विलो वीड बोला जाता है। ये एक तरीके की वो होती है, ये हर्ब्स होती हैं, नेचुरल हर्ब्स होती हैं जो फॉरलैंड्स में पाई जाती हैं। अभी मैंने जो एग्जांपल दिखाए थे ना फॉरलैंड के, वो इस तरह की होती हैं। तो ऐसी जगहों पर फल पत्तियां पौधे छोटे छोटे ये सब निकल आते हैं जहां से होकर वो गुजरती है, इसी को ही विलोवीड कहा जाता है, विलोवीड। एंड मैलो, अब मैलो चक्कर क्या है, ये जो आ रहा है ना विलोवीड, मैलो, फॉरलैंड, ये थोड़ा ज्योग्राफी में पढ़ने लायक चीजें हैं, और ये जो मैलो है और विलोवीड है ये बायो में पढ़ने लायक चीजें हैं। मैलो किस तरह के फल फूल होते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। ये फ्लावर्स होते हैं जहां से होकर नदी गुजरती है, इस तरह के ऐसे फल फूल ऐसी जगहों पर पड़े हुए होते हैं जहां से नदी होकर गुजर रही है। तो मैलो से होकर गुजरती है, फॉरलैंड से होकर गुजरती है जहां पर विलोवीड होते हैं। तो ये शोर मचाते हुए इतनी सारी जगहों से होकर गुजरती है जहां पर फेरी फॉरलैंड्स होते हैं, विलोवीड होते हैं, मैलो होता है। देन इट जॉइंस द ब्रीमिंग रिवर, फिर वो मिल जाती है एक भरी नदी में। ब्रीमिंग का मतलब होता है अच्छी खासी नदी, ऐसे कह लो ऐसी नदी जिसमें खूब पानी ही पानी है। तुम उसको आम भाषा में कह सकते हो बड़ी नदी। तो ये ब्रीमिंग नदी, ब्रीमिंग का मतलब होता है भरी हुई नदी, पूरी तरह से किससे भरी हुई है, पानी से। तो उसको ज्वाइन कर लेती है ये छोटी नदी जाकर। द ब्रुक मूव्स इन अ जिगजैग मैनर, जिगजैग मैनर तो मालूम है तुम्हें, जिगजैग मैनर में ये चलती है। देखो जिगजैग मैनर हम ऐसे कह सकते हैं, इस तरह से होती हुई, इस तरह से होती हुई, ऐसे ये बहकर चलती रहती है। हियर एंड देयर वन कैन सी फ्लावर्स फ्लोटिंग ऑन इट्स सरफेस, यहाँ और वहां हर कोई देख सकता है कि इसके सरफेस पर क्या फ्लोट करते हैं, फ्लावर्स। फ्लावर्स का मतलब होता है फूल, और फ्लोट का मतलब होता है तैरना या बहना। तो कई बार क्या होता है, नदियों की सतह पर क्या पड़े हुए होते हैं, बहुत सारे
फ्लावर्स पड़े हुए होते हैं और ये हम इनको देख सकते हैं। मैनी लस्टी ट्रॉट फिश, लस्टी का मतलब होता है मजेदार या फिर बहुत ही आकर्षक। जैसा कि तुमने मालूम है मछलियां जो होती हैं दिखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, तो कई सारी ट्रॉट फिश इसमें देखने को मिल जाती हैं। ट्रॉट फिश कैसी होती है मैं दिखा देता हूं। देखो इस तरह की जो होती है ना नदियों के अंदर, इस तरह की जो फिश होती है इसको बोला जाता है ट्रॉट फिश। ये काफी देखने को मिलती है। ट्रॉट हो गया या फिर ग्रेलिंग हो गई, ये मिलती जुलती होती हैं, काफी आकर्षक होती है। इनको तुम एक्वेरियम में भी देख सकते हो, शोरूम में अक्सर एक्वेरियम में इस तरह की फिशेस रखी जाती हैं। तो देखो ट्रॉट फिश या फिर ग्रेलिंग ये दोनों मछलियां ही होती हैं, आर फाउंड इन इट, वो इसमें पाई जाती हैं। सेलोस स्कीम ओवर इट्स सरफेस, स्कीम का मतलब होता है हटाना, और सेलोस क्या होती है, सेलोस दिखने में ना चिड़िया की तरह लगती है लेकिन चिड़िया होती नहीं है, होता ये उड़ने वाला पक्षी ही है। ये क्या करता है, ये पानी के सरफेस पर आकर बैठ जाता है और उसमें से ना अपने मतलब की चीजें निकालता रहता है, कीड़े वगैरह खा जाता है। मैं दिखा देता हूँ ये सैलोस कैसे दिखते हैं। देखो इस तरह के सैलोस होते हैं, दिखने में ये थोड़े चिड़िया टाइप के लगते हैं लेकिन होते नहीं है, इसकी स्पीशीज अलग है और स्पैरो की स्पीशीज अलग होती है। तो ये नदियों के सतह पर बैठते हैं और स्कीम करते हैं। स्कीम का मतलब होता है पानी में से जो निकलता रहता है ना उसे खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। ट्रॉट फिश देखने को मिलती है, सैलोस क्या करते हैं, स्कीम करते हैं ओवर इट्स सरफेस, उनकी सतह पर पानी भी लग जाता है उसको भी हटाते हैं। फोमिंग फ्लेक्स ऑन आर ऑल्सो सीन, फोमिंग का मतलब होता है झाग, तो हम इस नदी पर क्या देख सकते हैं, हम इस नदी पर झाग वगैरह भी देख सकते हैं। इट कैरीज ऑल दीज थिंग्स टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, और वो इन सब चीजों को लेकर चलती है कहां तक, जब तक कि वो एक बड़ी नदी में मिल ना जाए। मैंने अभी ब्रीमिंग का मतलब बता दिया था, ब्रीमिंग का मतलब होता है भरी हुई नदी, जो पानी से लबालब भरी हुई है, तो उसमें जाकर ये मिल जाती है। द ब्रुक पासेस साइलेंटली बाय लॉन्स, ये जो ब्रुक होती है ये धीरे से कहां से होकर गुजरती है, लॉन से होकर गुजरती है। एंड ग्रासी प्लॉट्स, लॉन का मतलब होता है जहां पर दूर दूर तक क्या दिखाई देती है, घास, हरी हरी खेत, हरे हरे घास, ऐसी जगह क्या कहलाती है, लॉन्स। और देखो आगे लिखा हुआ भी है ग्रासी प्लॉट्स, ग्रासी प्लॉट्स का मतलब तो वही होता है ऐसा इलाका जहां पर दूर दूर तक क्या है, घास के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं तुम्हें लॉन्स और ग्रासी प्लॉट्स कैसे दिखते हैं वो थोड़े से दिखा देता हूं। देखो ये नदी होकर यहां से गुजर रही है और नदी के साइडों में क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लॉन कहलाते हैं, लॉन्स। क्यों, क्योंकि देखो दूर दूर तक क्या दिखाई दे रही है, हरी हरी घास। और देखो कहां से होकर आ रही है, नदी कितनी दूर से आ रही है ना, यहां से होकर आ रही है, फिर इधर आई, फिर इधर आई और फिर यहां से होकर चली गई, है ना। देखो तो ये जितना भी हरियाली होती है ये सारी की सारी लॉन कहलाती है। इट स्लाइड्स बाय स्मॉल हेजल ट्रीज, हेजल, हेजल का मतलब होता है कोकोनट, फिलहाल मतलब वैसे प्रॉपरली कोकोनट नहीं होता, तो ऐसे पेड़ों से होकर भी गुजरती है, ये छोटे छोटे हेजल ट्रीज होते हैं वहां से होकर भी गुजरती है। स्लाइड्स का मतलब वैसे फिसलना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, होकर गुजर रही है। देखो ये हो जाता है हेजल ट्री, देखो यहाँ पर पेड़ ही पेड़ दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं, ये हेजल ट्री कहलाते हैं। और गौर से देखोगे ना शायद तो तुम्हें छोटे छोटे इन पर वो लटके हुए दिखाई भी देंगे, हल्के हल्के छोटे छोटे कोकोनट टाइप चीजें इस तरह की दिखाई देती हैं इसमें। यहाँ पर ये देखो ये सब, तो देखो यहां से नदी होकर गुजरती है तो ये हेजल ट्रीज से होकर भी गुजरती है, तो छोटे छोटे हेजल ट्रीज से होकर ये गुजरती है। इट टेक्स द स्वीट फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स फॉर हैप्पी लवर्स, ये कह रहा है फॉरगेट मी नॉट। देखो ये पूरा जो है ना फॉरगेट मी नॉट, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि तुम देख सकते हो इसमें तीन शब्द आ रहे हैं, फॉरगेट मी नॉट। तो फॉरगेट मी नॉट का मतलब होता है मुझे मत भूलो, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, मी का मतलब मुझे और नोट का मतलब नहीं। तो इसके अंदर है ना नदी में इतने प्यारे और कभी ना भुलाने वाले फूल होते हैं, जैसे कहते नहीं है ये नदी का नजारा तो बड़ा देखने वाला है, मैं इसको जीवन में कभी भूल ही नहीं पाऊंगा, इतना मजा आ रहा है मुझे, मुझे तो इन फ्लावर्स को देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि इन फ्लावर्स को मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। तो हैप्पी लवर्स के लिए ना यहाँ पर ऐसे ऐसे इतने प्यारे प्यारे, स्वीट का मतलब मीठा नहीं है, स्वीट का मतलब प्यारा है, इतने प्यारे प्यारे फूल यहाँ पर पाए जाते हैं। द swallows फ्लाई ओवर इट्स सरफेस, अभी मैंने बताया था ना swallows चिड़िया की तरह होता है, एग्जैक्टली चिड़िया होता नहीं है लेकिन चिड़िया की तरह दिखता है, पक्षी होता है ये भी। तो ये इसके सरफेस पर उड़ता है, किसके सरफेस पर, नदी के सरफेस पर उड़ता है ये खूब। द सन बीम्स फॉल ऑन इट्स सरफेस, सूरज की किरणें, बीम का मतलब होता है किरणें, सूरज की किरणें इसके सरफेस पर गिरती हैं, नदी के सरफेस पर, है ना, नदी के सतह पर तुमने देखा होगा सूरज की किरणें चमकती हैं कभी कभी, है ना,
एंड अपीयर टू डांस, और ऐसा लगता है कि वो नाच रही हैं। अब तुम सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, सूरज की किरणें जब पानी पर गिरती हैं तो नाचने का क्या मतलब है। नाचने का मतलब ये है कि पानी बह रहा है और बहते हुए हिल रहा है और सूरज की किरणें भी उसके साथ हिल रही हैं। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि सूरज की किरणें उसके सरफेस पर गिरी हैं और गिरने के बाद क्या करने लगी, डांस करने लगी, जबकि रियल में ऐसा होता नहीं है। ये तो कवि हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सूरज की किरणें डांस कर रही हैं। इट स्लीप स्लाइड, वो फिसलती हैं। ग्लूम्स, फिर अचानक से अंधेरा हो जाता है। ग्लेंसेस, चमकती हैं। मैरिली वाइल फ्लोइंग, और बहुत ही मजेदार तरीके से बहती है। मैरिली का मतलब होता है खुशी के साथ, मैरिली का मतलब होता है मजेदार, और फ्लोइंग मतलब बहना। द ब्रुक पासेस थ्रू थॉर्नी विल्डरनेस एट नाइट, विल्डरनेसेस का मतलब होता है जंगल। तो रात में ये क्या करती है, रात में ये कांटेदार जंगलों से होकर भी गुजरती है। थॉर्नी का मतलब होता है कांटेदार, थॉर्नी का मतलब क्या होता है, कांटेदार, और विल्डरनेस का मतलब होता है जंगल, जंगल वाला इलाका। तो कांटेदार जंगल वाले इलाके से होकर कब गुजरती है, रात में गुजरती है, दिन में नहीं, रात में। लास्ट पॉइंट देखते हैं, देन इट मरमर्स, मरमर्स का मतलब होता है फुदफुदाहट। क्या बोलते हैं, फुदफुदाहट। एक एग्जांपल देता हूं, छोटे बच्चे ना कुछ गुनगुना रहे होते हैं, क्लियर नहीं बोलते हैं, फुसफुसाहट करते हैं तो उतलेपन में, है ना, उसको बोलते हैं मरमर्स। कभी कभी बड़े लोग भी करते हैं, टीचर ने कुछ कह दिया तो छोटे स्टूडेंट क्या करने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ बोलेंगे कुछ नहीं लेकिन बड़बड़ाएंगे, उसको बोलते हैं मरमर्स। द मून एंड स्टार्स शाइन, चांद और तारे चमकते हैं। मतलब अब रात का सीन बता रहा है, यहाँ पर कवि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रात में भी ये ब्रुक रुकती नहीं है, रात में भी ये ब्रुक कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। इट फ्लो वेरी स्लोली बाय इट्स शिंगल्स, शिंगल्स का मतलब होता है, मैंने बताया था, पहले भी आया था ये शब्द, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बजरी। तो ये वहां से धीरे से होकर गुजरती है। इट लोइटर्स राउंड द पंजेंट लीव्ड प्लांट लाइक क्रीजेस, कुछ प्लांट है ना ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां कांटेदार होती हैं, पंजेंट का मतलब होता है कांटेदार। तो कुछ पौधे या कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीफ कैसी होती है, पंजेंट, पंजेंट का मतलब होता है कांटेदार। तो ये कांटेदार पत्तियों से होकर लोइटर करती है, लोइटर का मतलब होता है भटकती है, मतलब गुजरती है। लोइटर का मतलब वैसे आम भाषा में ये होता है आवारागर्दी करना, लेकिन वो शब्द हम यहाँ पर नदी के लिए नहीं बोलेंगे, नदी के लिए सिर्फ इतना बोलेंगे कि वो वहां से होकर गुजर रही है, मतलब भटक रही है। कहां से, पंजेंट पत्तियों से, नुकीली और कांटेदार पत्तियों से होकर गुजरती है, जैसे कि क्रीजेस। इट देन कर्व्स, और फिर वो घूम जाती है, एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, और कहां पर जाकर मिल जाती है, ब्रीमिंग रिवर में। ब्रीमिंग रिवर का मतलब होता है भरी हुई नदी। ब्रुक के अंदर पानी कम है और ब्रीमिंग रिवर का मतलब है पूरी तरह से भरी हुई, जिसमें पानी ऊपर तक लबालब भरा हुआ है। जैसे कि मान लो एक ग्लास में तो थोड़ा सा ही पानी है और एक ग्लास में किनारे तक पानी भरा हुआ है, तो किनारे तक पानी भरे हुए का मतलब है ब्रीमिंग। इट सेज दैट मैन मे कम एंड मैन मे गो, ये कहता है कि आदमी आएंगे और आदमी जाएंगे, मनुष्य आ सकता है और मनुष्य जा सकता है, बट इट गोज ऑन फॉर एवर, लेकिन ये हमेशा चलती रहेगी। नदी ना तो कभी रुकी है ना ही कभी रुकेगी, इसका जीवन ना तो कभी खत्म हुआ है और ना कभी खत्म होगा। मनुष्य आ सकता है और मनुष्य जा सकता है, लेकिन नदी का जीवन चलता रहेगा।